जेठानी की दुकान। मीना और ममता राठी परिवार की बहू थी। मीना जेठानी थी और ममता देवरानी। मीना का स्वभाव सीधा साधा और नरम दिल था। वही ममता बड़ी तेज तर्रार चालाक किस्म की औरत थी। दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे वे यही सोचने में बिता देती थी कि किस तरह चालाकी दिखाकर वह घर के काम और जिम्मेदारियों से दूर भाग सके। एक दिन, अरे ममता, कल जब तुम बाजार जा रही थी तो मैंने तुमसे कहा था ना कि बाजार से लौटते समय माँ जी के लिए एक शॉल लेते आना। बहुत ठंड पड़ रही है और माँ जी का शॉल बिल्कुल बेकार हो गया है। फिर तुम लेकर क्यों नहीं आई? अरे भाभी, बड़ी चालाक हो आप। जब खर्च करने की बारी आती है, बड़ी चालाकी से आप बाजी मेरी तरफ घुमा देती है, और जब माँ जी के सामने नंबर बढ़ाने का मौका होता है तो लपक कर आप उनकी आज्ञाकारी बहू बन जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया? ममता और माँ जी, कोई मेरी अकेली की सास नहीं है। तुम्हें माँ जी की सेवा करने से किसने रोका है? जितना मन करे उतनी सेवा करो और खूब नंबर बटोरो। लेकिन तुम्हें तो हाथ पैर हिलाए बिना ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ जी, जब भी खर्च की बात आती है तो मैं खर्च को तुम्हारी ओर टाल देती हूँ। बताओ तो जरा, आखिर कब मैंने माँ जी के ऊपर खर्च करने से अपना हाथ पीछे खींचा है? अभी पिछले महीने ही मैंने उनके लिए नया चश्मा बनवाया है। और मैंने ये कोई एहसान नहीं किया और ना ही मैं कोई एहसान जता रही हूँ। मैं बस तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। इसलिए आगे से मुझसे कभी भी कुछ कहने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना तो मैं किसी से गलत बात कहती हूँ और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूँ। मीना देवरानी ममता को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। दरअसल ममता का स्वभाव ही ऐसा था, जहाँ सासू माँ के ऊपर पैसे खर्च करने की या उसकी सेवा करने की बात आती, वह झट से दाएं बाएं हो जाती। लगता है अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज तक तो मीना भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन आज तो उन्होंने भी अपना मुंह खोलकर यह साफ कर दिया कि अब यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा क्या करूं कि मुझे इन सब से परमानेंट छुटकारा मिल जाए, इससे पहले कि भाभी मुझे माँ जी का खर्च बांटने या काम करने का दबाव बनाए। मैं अपना रास्ता ही अलग कर लेती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहकर गुजारा करते रहेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पर देकर हम लोग यहाँ एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी। अब मैं माँ जी से बात करके ऊपर का फ्लोर हमें देने के बारे में कह कर रहूँगी। भाभी को रहना है तो वह रहे एक कमरे में, लेकिन अब मेरा गुजारा एक कमरे में नहीं होता। देखो ममता, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पास तुम्हारे इस महाभारत को सुनने का समय नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से काम रहते हैं। कम से कम घर आकर मैं सुकून से कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तुम माँ से बात कर लो, फिर जैसा माँ बोले आपस में देख लेना। बस भगवान के लिए मुझे बीच में मत घसीटना। पति की तरफ से हरी झंडी मिलते ही ममता अगले ही दिन अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी,
जब तक बच्चे नहीं हुए थे हम लोग आराम से एक कमरे में रह लेते थे, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। एक कमरे में मेरा काम नहीं चल रहा। आप ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटा दो ना। ऊपर के फ्लोर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो बड़ी बहू, इतने सालों से एक कमरे में गुजारा कर रही है, तुझे सबसे पहले अलग होने की आग लगी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? बड़ी बहू को भी तो दे सकती हूँ, उसकी भी तो इच्छा हो सकती है कि ऊपर वो रहे। कोई बात नहीं, तुल देना नहीं चाहती। अगर ममता को ऊपर का फ्लोर चाहिए तो आप इसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं नीचे ही आपके साथ रह लूंगी। ममता के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी जो हो गई थी। ये हुई ना बात। अब माजी तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर नहीं आ पाएगी, और सीधी सी बात है, जहाँ माजी रहेगी वहीं उसके रिश्तेदार और मेहमान भी आएंगे। ऊपर रहने के तो फायदे ही फायदे हैं, ना काम करने का झंझट, ना मेहमानों का। अब भाभी लगी रहेगी अकेले मेहमानों की खातिरदारी में, कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता बनाओ। तंग आ गई थी मैं। अब जाकर चैन की बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटाने के बाद ममता ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि हमारा घर एकदम सड़क के किनारे है। अगर आगे वाले कमरे में हम दुकान खोल ले तो कैसा रहेगा? यह तो तूने बहुत अच्छी बात सोची बेटा, लेकिन दुकान पर बैठेगा कौन? आप चिंता मत करिए माँ जी, घर का काम मैं सुबह जल्दी उठकर निपटा दिया करूंगी। उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान में बैठा करूंगी, और अगर दुकान चल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी सुधार आ जाएगा। ठीक है ना माँ जी? बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं, जैसा तुम ठीक समझो। जल्दी ही जेठानी मीना सामने वाले कमरे को दुकान में तब्दील करवा देती है, और उसमें एक जनरल स्टोर का सामान रखकर बैठ जाती है। हाय, बड़ी चालाक है मीना भाभी तो। इतने सालों से मैं नीचे रह रही थी, तब कभी इन्हें दुकान खोलने का आइडिया नहीं आया। मेरे ऊपर आते ही इन्होंने दुकान खोल ली। मेरी अकल भी पता नहीं कहाँ घास चढ़ने जाई रहती है। मैं आज तक यह बात क्यों नहीं सोच पाई। जब से मीना ने दुकान खोली थी, ममता का ध्यान बस दुकान पर ही लगा रहता था। वह दिन भर बालकनी में बैठकर दुकान पर आते जाते ग्राहकों की गिनती करती रहती थी। जितेंद्र, आपको कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? और नीचे हमारे वाले कमरे में भाभी जी ने दुकान खोल ली है। आप तो बिल्कुल गूंगे बने रहते हो, आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? ममता, दुकान तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी दुकान खोलने से तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओगी जरा? अरे मेरे भोलेनाथ, वो हमारा कमरा है, और मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी भैया और भाभी। कुछ समझ में आया? दिमाग मत चलाया करो ममता। जब तुमने अपनी खुशी से नीचे का फ्लोर भाभी को दिया तो अब किस अधिकार से तुम उनसे सवाल करोगी? अरे अब तो वह उनका घर है, वह जहाँ चाहे दुकान खोले, जहाँ चाहे गोदाम बनाए। हम उनसे सवाल पूछने वाले होते कौन हैं? मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे पता है मुझे, बहुत काबिल वकील हो तुम, लेकिन अपनी वकालत ना जाकर कोर्ट में दिखाया करो। हर जगह सही गलत बताने की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ पता भी है कितनी कमाई हो रही है उनकी?
पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि इतने ग्राहक आ रहे हैं कि समझो एक आता है और दूसरा जाता है। आप खुद ही सोच लो कि कितनी कमाई होगी। भाभी क्यों? देखो ममता, तुम्हारे पास फिजूल का टाइम है तो तुम करती रहो खाली बैठ कर दिन। तुमसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता। मेरे लिए तुम्हारी बातें समझ से परे हैं। जो करना है करो यार, मुझे बख्श दो प्लीज। मम्मी जी, चाची दिन भर बालकनी में बैठकर हमारी दुकान को घूरती रहती है, पता नहीं क्या हिसाब लगाती है। अरे बेटा, बालकनी में बैठकर चाची दिन भर यही गिनती करती है कि कितने लोग दुकान पर आए सामान खरीद कर गए। तेरी चाची की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अब तू देख मेरा कमाल। मीना जाकर सास के कानों में कुछ कहती है और फिर जोर से आवाज लगाकर हाथ से बातें करने लगती है। माँ जी, गुड्डू के पापा अंदर आए हैं क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे माँ जी, दुकान बढ़ाने का समय हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि दुकान बढ़ाने के समय कहीं मत जाया करो। अब यह गल्ला नोटों का भरा हुआ है, कौन गिने? अरे बेटा छोड़ दो ना, कल गिन लेना। 2 दिन का एक साथ गिन लेना। अरे माँ जी, अगर आज का गल्ला साफ नहीं किया ना तो कल तक इस पर पैसे रखने की जगह भी नहीं बचेगी। अब फोन लगाइए ना कि आ जाए। मीना की चाल सफल हो गई थी और उसकी आवाज ठीक जगह पर यानी कि उसकी देवरानी के कानों तक पहुंच गई थी। देखा, मुझे लग ही रहा था कि ये नोटों में खेल रहे हैं। भाभी जी तो रोज गड्डी भर भर के नोट कमा रही है और एक दुकान क्या खोल ली। इनके तो दिन ही बदल गए। वैसे भाभी बहुत सीधी सादी है। अगर किसी तरह वो मेरा कमरा मुझे वापस देने को तैयार हो जाए तो मजा ही आ जाए। मैं कल ही जाकर रोने धोने का नाटक करती हूँ और अपना कमरा उनसे वापस मांग लेती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी जी। भाभी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। ऊपर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वहाँ जाकर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मुझे ना हर वक्त आपकी और माँ जी की याद सताती रहती है। आपकी देवरानी छोटी बहन समझकर माफ कर दो ना भाभी, और फिर से मुझे मेरा कमरा वापस कर दो ना। अरे देवरानी, तुम्हारी सारी चाल मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगी, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी आओगी। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब तुम्हारी चालों में मैं इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं हूँ। ममता बेटा देख, हम मानते हैं कि तुझे जरूर हम लोगों की याद आ रही होगी, लेकिन तेरी बात भी तो ठीक है ना बेटा। एक कमरे में अब तुम्हारा गुजारा कहाँ होता होगा। जा बेटा जा, तू अपने फ्लोर पर आराम से रह। माफी चाहिए ना तुझे, जा माफ कर दिया बस। नहीं नहीं माँ जी, जब तक आप मुझे मेरा कमरा वापस नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आपने मुझे माफ नहीं किया, मैं ये समझूंगी। देखो ममता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपना कमरा क्यों वापस मांग रही हो, क्योंकि तुम्हारे कमरे में मैंने दुकान जो खोल ली है, ठीक ना। यहाँ जो तुम्हारा प्यार गंगा जमुना बनकर बह रहा है ना, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दुकान अच्छी चल रही है। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारा कमरा तुम्हें वापस मिल जाएगा तो यह दुकान तुम्हारी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने? अरे मेरी प्यारी प्यारी भोली वाली देवरानी,
यह क्या बोलेगी। इसके मगरमच्छ के आंसू देखकर ही मैं पहचान गई थी कि यह जरूर दुकान वापस मांगने के लिए यहाँ आई है। क्या बोल रही थी कि तुम्हें हमारी याद आ रही है? अरे इतने सालों से जब हमारे साथ रह रही थी तब तो कभी एक कप चाय बनाकर नहीं पिलाई। बढ़िया ईव याद करने वाली। मान लिया कि मैं इतनी बुरी हूँ, लेकिन माँ जी मैं जैसी भी हूँ तो आपकी बहू ना। अब अगर मैं माफी मांग भी रही हूँ तो आपको भी तो बड़पन दिखाकर मुझे माफ कर देना चाहिए ना। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। मेरी पूजा का समय हो रहा है। तेरी ऐसी नौटंकी मैं पहले भी बहुत सारी देख चुकी हूँ। ममता के जाने के बाद मीना कहती है, देखो ममता, जिस तरह से चालाकी दिखाकर तुम नीचे का काम और जिम्मेदारियां मुझ पर थोप कर ऊपर भागी थी ना, उस हिसाब से तो तुझे वापस आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है। मुझे भी तुम्हारे ऊपर तरस आ गया, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं इतनी कठोर दिल की नहीं हूँ। मेरा तो दिल इतना नरम है कि मैं किसी के आंसू ही नहीं देख सकती। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ दुकान में पार्टनर बन जाओ। भाभी के ये बातें सुनकर देवरानी ममता तैयार हो जाती है। ठीक है भाभी जी, अब से जो भी मुनाफा होगा उसमें से आधा मुनाफा मेरा। अरे जरा ठहरो ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है। आधा मुनाफा तुम्हारा नहीं, दुकान में जितना भी सामान भरा हुआ है ना, वो सब मेरा ही है। इसलिए मुनाफा 70 पर मेरा और 30 पर तेरा होगा। हाँ, यह मुनाफा तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें 10 लाख देने होंगे। क्या 10 लाख? कहाँ से 10 लाख? 10 लाख, हाँ 10 लाख मेरी दुकान में का किराया और हर महीने सामान भरवाने के बदले में तुम बस 10 लाख दोगी। फिर हर महीने तुम्हें बस प्रॉफिट मिलता रहेगा। खर्च की जिम्मेदारी मेरी। फिर मैं कोई हवा में तो बातें नहीं कर रही हूँ। 10 लाख में तुम्हें दुकान की